काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य दोषों की विवेचना हम कर रहे थे और आचार्य वामन के विचारों के इस संदर्भ में हमने विश्लेषण किया था। वामन ने मुख्य रूप से 3 दोषों के वर्ग विभाजित किए हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष के बारे में जब हम विचार करते हैं तो इन्हें शब्दगत दोष भी कह सकते हैं। इनकी संख्या वे लगभग 37 मानते हैं और उन्हें इसी क्रम में उन्होंने विभाजित किया है, जैसे कि श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, अप्रयुक्तत्व, असमर्थता, निहितार्थता, अनुचितार्थता, निरर्थकता, अवाचकता, अश्लीलता, ग्राम्यत्व, मलयार्थता, क्लिष्टता, संदिग्धता, अप्रतीति, अविमृष्ट, प्रतिकूलता, ऋतवृत्तता, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, कथित पदत्व, पतत्कृश, समाप्त पुरातत्ता, कथित पद इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से अर्थ दोष के अंतर्गत वे 27 अर्थ दोषों की संख्या मानते हैं। और जहाँ तक रस दोष का प्रश्न है, इन्हें वे रसगत दोष भी कहते हैं। इनकी संख्या 10 तक वो मान्य करते हैं। इसी प्रकार जब हम शब्द दोष के अंतर्गत या पद दोष के अंतर्गत काव्य दोषों की गणना करते हैं तो सबसे पहले आता है श्रुति कटुत्व दोष। जब काव्य में प्रयुक्त शब्द या पद कानों में मधुर न लगकर कटु या कठिन लगे तो वहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष हुआ करता है। जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न करे विषयोत्कृष्टता, लाती विचारोत्कृष्टता। अब इस पद्य में दृष्टता, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता आदि शब्द पद सुनने में कर्णकटु है, अतः ये दोष बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा आता है च्युत संस्कृति दोष। जब काव्य में व्याकरण सिद्ध प्रयोग हुए हो तो यह दोष माना जाता है, क्योंकि व्याकरण सिद्ध ना हो, व्याकरण विरुद्ध हो जाए। तो जब विरुद्ध हो जाता है तो वो एक बाधा उत्पन्न कर देता है। जैसे मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, या सीता बोला प्रयोग व्याकरण के नियम के विरुद्ध है, अतः दोष स्पष्ट है। इस प्रकार के दोष क्रमशः लिंग, वचन और संधि पदों में दिखाई देते हैं। वचन दोष का उदाहरण देखिए, कह न सके कुछ बात, प्राण था जैसे छूटता। अब प्राण छूटता नहीं है, प्राण छूटते हुआ करता है, अतः यहाँ पे वचनगत दोष माना जाएगा। अब दूसरा आगे आता है अप्रयुक्तत्व दोष। जब व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध किंतु अप्रचलित अप्रसिद्ध शब्द पदों का प्रयोग किया जाए तो यह दोष माना जाता है। जैसे पापी को मिलता सदा ही स्वभ्र है, यहाँ स्वभ्र शब्द नरक का पर्यायवाची है। व्याकरण की दृष्टि से तो यह शुद्ध रूप है, पर अप्रचलित और अप्रसिद्ध होने के कारण यह एक स्पष्ट दोष माना जाएगा। इसके बाद अनुचितार्थात दोष। जहाँ काव्य में प्रयुक्त शब्द में सिद्ध होने वाले अर्थ का तिरस्कार हो जाता है, अर्थात शब्द पद का उचित अर्थ न देकर अनुचित अर्थ प्रदान करता है, तो वहाँ अनुचित दोष होगा। भारत के नवयुवक गण रख उद्देश्य महान, होते हैं जन युद्ध में बलि पशु से बलिदान। अब आप यहाँ देखिए, बलि पशु से शब्द पद का प्रयोग बिल्कुल अनुचित है और अनुचितार्थ का द्योतक होने के कारण यह दोषपूर्ण है। आगे हम विचार करते हैं अश्लीलत्व दोष। जब घृणास्पद, लज्जास्पद और अमंगल अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग काव्य में होता है तो यह दोष आ जाता है। जैसे मदिरा पीना आपने समझ लिया था पाप, लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप। दूसरी पंक्ति में अश्लीलता दोष है। ग्राम्यत्व दोष। जब काव्य या साहित्य में गंवार बोलियों में प्रयुक्त गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ग्राम्यत्व दोष हो जाता है। जैसे भोजन बनाए नीको न लागे, पाव भर दाल में सवा पाव नुनवा। अब यहाँ नुनवा का प्रयोग ग्रामीण प्रयोग है, अतः यहाँ यह काव्य में दोष के रूप में ही माना जाएगा। अगला है क्लिष्टता दोष। काव्य या साहित्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थ का बोध जब अधिक कठिन से हो, इतना कठिन हो कि उसमें समझ में आने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्लिष्टता दोष होता है। जैसे वेद नखत ग्रह जोरी अर्घ करी, सोहे बनतन अब खात। यहाँ सूर की गोपियां अनविष ही खाते बनता है, मात्र इतना ही कहना चाहती है, पर अर्थ की प्राप्ति के लिए जोड़ तोड़ इस प्रकार करना पड़ता है। वेद 4, नखत 27, ग्रह 9, कुल मिलाकर 40, इसका आधा 20, अर्थात विष। इतने जोड़ तोड़ से स्पष्ट होने वाला अर्थ अनुभूति और उसके सौंदर्य को क्लिष्ट बना देता है।
क्लिष्ट क्या बनाता है, वो तो संप्रेषणीयता को ही समाप्त कर देता है। इसके आगे अगर विचार किया जाए तो एक हमारे सामने जो आता है वह न्यून पदत्व दोष। जहाँ अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए अपेक्षित शब्दों का प्रयोग कम हो, वह न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे उत्तम मध्यम नीच गति पहन सिकता पानी प्रीति परीक्षा तिहुन की वैर व्यतिक्रम जानी। यहाँ रेखा शब्द अनिवार्य है पर छंद रक्षा मोह के कारण वह छूट गया, अतः पद न्यूनता का दोष स्पष्ट है। या और दूसरा है अधिक पदत्व दोष। अब किसी कृति में अनावश्यक शब्दों पदों का प्रयोग अधिक पदत्व दोष ला दिया करता है, अर्थात एक ही अर्थ के व्यंजक अनेक शब्द व्यर्थ रख दिए जाते हैं। जैसे लिपटी पूप पराग पट सनी स्वेद मकरंद। इस पंक्ति में पूप शब्द का प्रयोग बिल्कुल व्यर्थ है। इससे कवि जो व्यंजित करना चाहता है वह मात्र पराग शब्द से ही व्यंजित हो जाता है, अतः अधिक पदों के प्रयोग का दोष यहाँ स्पष्ट है। अन्य है अक्रमत्व दोष। जब शब्दों की योजना क्रम से न होकर इधर उधर कर दी जाए तो यह दोष हुआ करता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे थे मानवी। अब पंक्ति में लीला शब्द मानवी का विशेष्य बनकर प्रयुक्त हुआ है, पर उसे अपने विशेषण से दूर रखा गया है, अतः यह दोष स्पष्ट है। इसी प्रकार अन्य शब्दगत दोषों के रूप भी होते हैं, जैसे कि पुनरुक्ति दोष। जब भिन्न शब्दों और वाक्यों के माध्यम से एक ही अर्थ की प्रतीति हो तो वह दोष होता है। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, मुक्त द्वार रहते थे ग्रह ग्रह नहीं अर्गला का था काम। दोनों उदाहरणों के दोनों चरणों में एक ही अर्थ है, जबकि दूसरे चरणों में मात्र आवृत्ति हुई है, और जहाँ बार बार आवृत्ति हो जाए वहाँ पुनरावृत्ति दोष स्पष्ट है। दुष्क्रमत्व दोष। जब क्रम न रहते हुए रहने के कारण अर्थ प्राप्ति में कठिनाई हो तो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष हुआ करता है। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। इस उदाहरण में दुष्क्रमता स्पष्ट है। पहले में क्रम होना चाहिए खगराज मारुत मन, जो कि नहीं है। यह न होने के कारण दोष स्पष्ट आ रहा है। तत्पश्चात हमारे सामने जो दोष आता है वह दोष है, काव्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो अश्लीलत्व दोष जो होता है वह लज्जाजनक अर्थ के व्यक्त या ध्वनित होने पर भी माना जाता है। शब्द दोषों के पश्चात विद्वानों ने जिस पर विचार किया है वह है रस दोष। अग्रिम व्याख्यान में हम इसी के बारे में विवेचन करेंगे।